Assalamu alaikum, myself Rimsha, and today we are going to discuss the very first chapter of your second year physics named called gravitation. And before jumping into that, I would like to make a slight request that please make sure that you subscribe my channel and hit the bell icon for never missing any updates. Okay, so shall we begin? हम अपना मेन टॉपिक कवर करने से पहले बेसिक ओवरव्यूज लेंगे, स्टार्टिंग विद द ग्रेविटी. बच्चों, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा जिसके पास मैस होगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा. ठीक है, क्योंकि अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी का पुल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. आप जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी का पुल जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन अर्थ के सेंटर में उसका पुल बहुत ज़्यादा है. तो अर्थ हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसके पास मैस होगा. जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल आपको फेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मैस के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. हमने देखा है कि अर्थ सन के अराउंड और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं. इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पुल आउटर स्पेस में भी देखा जाता है. ज़ाहिर बात है, मैस है. अर्थ का मैस, सन का मैस, मून का मैस हमारे मैसेस से बहुत ज़्यादा है और वो कंपेयर नहीं किया जा सकता. हमारे मैसेस अर्थ, सन, मून के मुकाबले में कुछ भी नहीं है. हमने ये देखा है कि हम स्टेबल मूव करते हैं अगर हम अर्थ के सरफेस में हों, लेकिन अगर हम आउटर स्पेस की बात करें तो वहाँ पे हम फ्लोट करते हैं. ऐसा क्यों है? अब आप में से बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि ग्रेविटी की वजह से, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट हियर इज़ द कंप्लीट आंसर. अर्थ के सरफेस पे हमें मल्टीपल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है. हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमारा वेट एग्जिस्ट करता है, हमारा मैस एग्जिस्ट करता है, और ग्रेविटी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी जिसका मैस होगा. तो वो हमें मसलसल हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है जो कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. तो इसी की वजह से हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है. ये एक्शन फोर्स भी कहलाई जाती है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. तो अगर एक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो रिएक्शन फोर्स भी उतने ही मैग्नीट्यूड की एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ग्राउंड हमारे ऊपर एक और फोर्स लगाता है जो कि रिएक्शन फोर्स होती है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अपवर्ड मोशन में लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जो कि हमें स्टेबल मूव करती है. इसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्सेस का भी हमें सामना करना पड़ता है. फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमें स्टेबल मूवमेंट करने के लिए हेल्प देती है. लेकिन अगर हम आउटर स्पेस की बात करें तो वहाँ हम फ्लोट करते हैं. फ्लोट करने की वजह यह है कि वहाँ पे कोई सरफेस मौजूद नहीं है. अगर सरफेस मौजूद नहीं है तो हम फ्री फॉल में मूव कर रहे हैं. फ्री फॉल में सिर्फ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है. फ्रिक्शन ना होने की वजह से हमारे ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं. सरफेस ना होने की वजह से हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, और ना ही हमारे ऊपर कोई नॉर्मल अपवर्ड फोर्स लग रही है जो कि रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि वहाँ पे कोई सरफेस मौजूद नहीं है. सरफेस ना होने की वजह से हम वहाँ पर आउटर स्पेस में फ्लोट करते हैं, फ्री फॉल में रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ता है. लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो पाई जाती है. नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक ऐसी फोर्स के साथ जो कि उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्केयर के. तो ये न्यूटन ने एक ऐसा लॉ दिया था ग्रेविटी के ऊपर, जिसमें उसने बोला था कि यूनिवर्स में हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलता है कि न्यूटन ने तो ये कहा है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो अर्थ पे, लेकिन हम मैग्नेट्स की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए आम लाइफ में नज़र नहीं आते हैं. जैसे कि मैग्नेट किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास अगर हम उसको लेके जाएं तो वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस पे बात करें तो हम बज़ाहिर इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स में नज़र नहीं आते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट
पेन, चेयर, पेंसिल्स वो अट्रैक्ट नज़र होते हुए नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे मैस अर्थ के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, बहुत माइन्यूट हैं, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि अर्थ का मैस बहुत बड़ा है। तो हम अर्थ से अट्रैक्ट होते हुए तो नज़र आते हैं क्योंकि दोनों मैसेज में से किसी एक मैस को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है और हमारे मैसेज बहुत कम है। तो लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स की बात करें आपस में, तो हम दोनों के मैसेज अगर सेम हैं, स्मॉल हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है हमें अट्रैक्टिव फोर्स नज़र नहीं आएगी, वो नेग्लिजिबल होगी उसका इफ़ेक्ट। लेकिन अर्थ के साथ क्योंकि अर्थ का मैस ज़्यादा है तो इसलिए हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। तो दोनों में से किसी एक मैस को ज़्यादा होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम दो मैसेज ले लेंगे, एक का मैस m1 होगा, दूसरे का मैस m2 होगा, जो दोनों मैसेज एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। अब हम यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर डेफिनेशन लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग जो दोनों मैसेज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अट्रैक्टिव फोर्स के, उनके प्रोडक्ट के। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, और वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगी उन दोनों के डिस्टेंस के, उन दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो और उसके स्केयर के। तो ये हमने प्रोपोर्शनैलिटीज़ लगा ली। अब ये दोनों अगर देखें तो इनकी जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो दोनों की सेम है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम इस फोर्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F जो वो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इक्वल साइन आएगा और एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे विच इज़ कैपिटल G। अब ये जो कैपिटल G है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू होगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये पूछते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो कैसे रिलेटेबल है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। तो आपने सबसे पहले इसमें कैसे आपने इसको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ की आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है कि इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो अगर हम इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पे जो आपके लेफ़्ट साइड पे जो मैस m1 है वो एक इक्वल मैग्नीट्यूड की फ़ोर्स लगाता है m2 के ऊपर। तो यहाँ पे जो इसकी फ़ोर्स होगी वो F21 होगी। क्यों? क्योंकि m1 किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो 2 पहले आएगा और कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो 1 बाद में आएगा, तो ये F21 होगी। और अगर हम राइट साइड के मैस की बात करें तो राइट साइड वाला मैस 2 जो है वो m1 के ऊपर एक इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन फोर्स होगी विच इज़ F12, और ये F12 इस तरीके से है कि फोर्स लग किसके ऊपर रही है? 1 के ऊपर। लगा कौन रहा है? 2 लगा रहा है। तो ये इस तरीके से हमने इसको देखा। तो अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये हम कंक्लूड ये करते हैं कि F21 और F12 दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। इस वजह से हम इसको F21 को इक्वल करके F12 की इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन हम यहाँ पे इस वजह से लगाते हैं डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होगी। जस्ट लाइक दैट। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ फॉर्मूले में देखें तो जी कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेस के। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको ग्रेविटेशनल पुल का सामना करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मास डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही लगेगी। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जो है वो अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी का जो फोर्स होगी या ग्रेविटी फोर्स होगी या जो ग्रेविटी का पुल है वो आपको कम लगेगा। लेकिन ये ख़त्म कभी भी नहीं होगी। आप अगर आउटर स्पेस में भी चली जाएं तो वहाँ पे भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ख़त्म कभी नहीं हो सकती है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन डिस्टेंस के साथ इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो आपने वाई एक्सिस में फोर्स ले ली है और एक्स एक्सिस में हमने ले लिया डिस्टेंस ले लिया है। तो अगर आप जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड उसका ग्राफ आ रहा है, उसका कर्व डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी फ़ोर्स कम हो जाएगी, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म नहीं हो सकती है। मैस डिपेंडेंट है तो ज़ाहिर बात है मैस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये डिपेंड नहीं करती है कि इन द मैसेस के दरमियान में कौन सा मीडियम है।
और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स ये है कि ये सिर्फ रिपल्सिव कभी नहीं हो सकती है। ये डिपेंड नहीं करती है कि इनके दरमियान में कौन सा मीडियम है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगी, मैथ पे डिपेंड कर रही है, ये और किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो मैथ पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। उसके अलावा ये इससे इसको कोई ताल्लुक नहीं है कि इसके दरमियान में मीडियम कौन सा, आप वैक्यूम में लेके जा रहे हो, किधर लेके जा रहे हो, उस चीज़ का ताल्लुक इससे नहीं है। इट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे जैसे आप, क्योंकि एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आप जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे वो उसका जो है वो फोर्स भी उस फैक्टर से डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर आप 2 के फैक्टर से जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हो तो फैक्टर 4 से जो है वो डिक्रीज़ करेगी, फोर्स 4 फैक्टर से जो डिक्रीज़ करेगी। अगर आप 3 के फैक्टर से डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो आपके 9 के फैक्टर से डिक्रीज़ करेगी। लास्टली ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, स्ट्रेंथ जो है वो बज़ाहिर कम हो जाएगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।